तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या जिसको ईपीएफ भी बोलते हैं अपन, तो ये क्या होता है? ईपीएफ इज स्कीम दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम टू एम्प्लॉयज ऑफ कवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईपीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो कवर रहता है। ठीक है, जो उनका एक डिफाइंड बेनिफिट होता है, ठीक है, कि इतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको हर साल। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ रहता है, उसको अब अपन आगे देखेंगे। एवरी एम्प्लॉयर, एवरी एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, इज ऑब्लिक टू प्रोवाइड 12% ऑफ बेसिक सैलरी। जैसे कि किसी की सैलरी है, उसका 12% एम्प्लॉयर भी देता है, एम्प्लॉय भी देता है, दोनों मिलके देते हैं, ऑफ बेसिक सैलरी एज कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम, एंड इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। मीन्स एम्प्लॉयज भी दे रहा है, और जहां पे वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर, वो भी 12% बेसिक का दोनों मिलके दे रहे हैं। और द फंड आर डिपॉजिट विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फंड आर डिपॉजिट विद एम्प्लॉय, पैसे लेता भी है और उसको मैनेज भी करता है। ठीक है, तो ईपीएफओ ये काम करती है। द फंड पे प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड ईयरली टू द बेनिफिशरी। हर साल डिसाइड होता है ईपीएफ का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईपीएफ में। ओके, द फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेप्ट में होता है, एंड इक्विटी, इक्विटी में भी होता है। बट एम्प्लॉय डोंट हैव एनी से इन द इन्वेस्टमेंट और असेट अलोकेशन ऑफ द फंड। एम्प्लॉयज को उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या डेप्ट में कर रहा है कि इक्विटी में। उनको किस में इंटरेस्ट होता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका डिसाइडेड रहता है, वो उनके लिए मेन होता है। कि थोड़ा बढ़ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा कम हुआ तो आता है ना कई बार न्यूज़पेपर में कि ईपीएफ कम हो गया थोड़ा सा, 0.15 0.25 इस टाइप से कम और ज्यादा होते रहता है। ठीक है, सेकेंड स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायर्ड स्कीम। ठीक है, सरकार के द्वारा डिसाइडेड रिटायर्ड स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट रेगुलरली टू द स्कीम, and on maturity, the fund accumulated in this scheme can be used to buy annuity product. Subscriber will also have option to partially withdraw the fund at maturity. सब्सक्राइबर के पास क्या होता है? ऑप्शन रहता है कि वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है मेच्योरिटी पे। ठीक है, और इसमें किसमें एक्यूमुलेट होता है? एन्युटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, corporate NPS scheme can be offered by employer in addition to other retirement benefit schemes. जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं उनको अदर बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम भी ऑफर की जाती है। एनपीएस ऑफर वेरियस चॉइस ऑफ फंड एंड बेनिफिशरी कैन रूट इट टू फंड ऑफ देयर चॉइस। एनपीएस जो है बहुत सारे फंड के चॉइस भी ऑफर करता है। ठीक है, कि आप डेप्थ में कितना लेना चाहते हैं, कि ये, और ना ये एज के अनुसार, जैसे एम्प्लॉय की जो उम्र होती है उसके अनुसार जो ये फंड के रेशोस रहते हैं ये भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों से क्वेश्चंस आते ही हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और जब एग्जाम में आते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है कि और यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दे देता है। प्रोविडेंट की जगह इसकी स्पेलिंग कुछ और कर देगा, या ऑर्गेनाइजेशन की जगह और कोई वर्ड ओ से ही रिलेटेड पूछ देगा, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, और नेशनल पेंशन स्कीम भी जो है इससे भी रिलेटेड पूछता है। और हमेशा ये याद रखिएगा 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ईपीएफ में दोनों के कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं। ठीक है, 12% ऑफ बेसिक एम्प्लॉयर भी देता है और एम्प्लॉय भी देता है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा।
Family offices refer to organizations that handle the wealth of wealthy family. ठीक है, दे टिपिकली टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, estate प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग. They also take care of other activities such as day-to-day accounting of family income, expenses, handling payment of vendors, household staff. They are single family office or they are multi-family office. Multi-family office handle the finance of multi-family. तो ये किस तरीके से है मैं आपको बताता हूं. एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, हाँ. इसके अलावा बाकी लोगों के ऊपर भी होता है, लेकिन ये क्या है, डिपेंड अपॉन एम्प्लॉयर्स, यानी कि कहाँ के कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट लेवल में इसमें होती है एनपीएस स्कीम. जो कॉर्पोरेट है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में भी कई बार इस टाइप की स्कीम देती है एनपीएस कंट्रीब्यूशन वाली. ठीक है, आजकल तो सब जगह देने लगे हैं एनपीएस, पहले नहीं कटता था. और एक इसके भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं. ठीक है, फैमिली ऑफिस क्या होता है? फैमिली ऑफिस यानी कि कोई बड़ा वेल्थी, जैसे अंबानी जी हैं या और भी हैं, उनका जो पैसा है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, टैक्स प्लानिंग या रियल एस्टेट क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, उनका वेंडर का पेमेंट यानी कि उनके घर के मेंटेनेंस का, फैमिली में किसी को पैसे की जरूरत है या कहाँ से पैसा आ रहा है या किसने कितना लिया. जैसे फिल्मों में पहले बोलते थे ना कि मुंशी जी का रोल रहता था, कि मुंशी जी पूरे घर के एक्सपेंसेस मेंटेन करते थे, जस्ट लाइक अ अकाउंटेंट. एक अकाउंटेंट ऑफिस में होता है, वैसी फैमिली में भी एक अकाउंटेंट होता है जो ये सब चीजें देखता है और टैक्स प्लानिंग भी करता है, इन्वेस्टमेंट के भी डिसीजन लेता है. ऐसा ये बड़ी बड़ी फैमिलीज में होता है. ठीक है, हमारे यहाँ जैसे हमारे सीनियर्स करते हैं ना, फादर मदर, या आप खुद भी करते होगे अपनी पूरी फैमिली का जो भी एक्सपेंसेस या इनकम को मैनेज करना, वो इस टाइप के काम है. कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, companies and other business organization may have surplus fund which they intended to use for potential future opportunity to meet future obligation. अब कॉर्पोरेट ट्रेजरीज क्या होता है कि किसी भी कंपनीज के पास सरप्लस फंड जो पड़ा है, यानी कि ज्यादा पैसा पड़ा है, उनको इतने की रिक्वायर नहीं है लेकिन बहुत पैसा है, जिसके पास है बहुत है, तो द ऑर्गेनाइजेशन वुड गेन इफ द फंड आर टेम्पोरली, यानी कि छोटे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ना कि बैंक के करंट अकाउंट में आइडल पड़ा है. उससे अच्छा किसी भी फंड्स में अगर ये टेम्पोरली इन्वेस्ट कर दिया जाए तो इसको क्या होगा, इससे अपने को कुछ बेनिफिट होगा, यानी कि ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. तो लार्ज कॉर्पोरेट जो होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट, उनकी एक सेपरेट ट्रेजरी टीम होती है दैट हैंडल सच इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड. उनकी ट्रेजरी टीम होती है, वो इस सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ अदर बिजनेस सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म, दिस एक्टिविटी में बी हैंडल बाय रेगुलर फाइनेंस टीम. ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट का कौन करता है? ट्रेजरी टीम, सेपरेट ट्रेजरी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप का कौन करता है? रेगुलर फाइनेंस टीम. ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी ऑन देयर लार्ज साइज गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. स्मॉल जो बिजनेस है, छोटे बिजनेस वाले, वो क्या करते हैं? पार्क देयर फंड थ्रू म्यूचुअल फंड, उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. बड़े वाले क्या करते हैं? ट्रेजरी में डालते हैं. प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप वाले रेगुलर फाइनेंस टीम में. ठीक है, रिटेल, अब फिर आ गया यही रिटेल पार्टिसिपेट्स. ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल हु बाय एंड सेल सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, जो अपने पर्सनल अकाउंट्स के लिए करते हैं, एंड नॉट फॉर अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? HNIs और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. UHNI, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ,
आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है, वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ग्रांटेड जनरल परमिशन फॉर एनआरआई, एनआरआई को भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, क्यूएफआई, टू अंडरटेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो ये सब जितने हैं ये रिटेल कैटेगरी में आते हैं। एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये रिटेल पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। ओके, अब आगे क्या होता है देखिए, बहुत इजी है, कंप्लीट हो जाएगा आज ही में, है ना। और जिनको नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए कोई क्वेश्चन छोटा हो सकता है, किसी के लिए वही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, किसी के लिए वो इजी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सबका हमारा एक एम है कि एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना। ठीक है, तो प्लीज जो भी चीजें समझ में नहीं आती है तो मेरे से पूछ पूछ लिया करिए। ठीक है, ये पीडीएफ जो है इसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, पूरी बुक की पीडीएफ है। आप लोग चाहो तो 276 पेज की जो ये बुक है इसको आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ेंगे, या ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही बुक से पूरे क्वेश्चंस आएंगे, और ये लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का, यानी कि जो एनआईएसएम द्वारा द्वारा प्रिस्क्राइब है। ठीक है, दूसरी बुक्स का मतलब नहीं होता कई बार। हाँ, नोट्स मिलेगा, इसके बाद मिलेगा। दूसरी बुक्स का मतलब नहीं होता है, उसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि कई बार उसका उसका जो स्टैंडर्ड है वो एनआईएसएम के स्टैंडर्ड का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी एडवाइजरी या एडवाइज इन्वेस्टर इन रिलेशन टू एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट इन द कंपनी इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन पब्लिक ऑफर और वोटिंग रिकमेंडेशन ऑन एजेंडा आइटम। An investor may not be able to track shareholder announcement of all their investee company or analyze each of proposal in depth. The service of proxy advisor add value to them. Proxy advisor analyze voting proposal and how it affect the interest of the investor or eventually suggest how they should vote. Proxy advisor are typically engaged by institutional investor to advise them on matter of come of voting. ये प्रॉक्सी एडवाइजर क्या होते हैं, जब किसी कंपनी में वोटिंग राइट्स आती है कि किस कोई बड़ा डिसीजन लेना है और शेयर होल्डर्स को पता नहीं है कि ये वोट देना कैसे है। ठीक है, तो वो पहले क्या करते हैं, अब क्या होता है देखो, इन्वेस्टर को पता नहीं है कि शेयर होल्डर्स के जो अनाउंसमेंट आई है, ठीक है, कि वोटिंग राइट होने वाला है या कोई भी डिसीजन कंपनी लेने वाली है, उसके लिए प्रॉक्सी एडवाइजर्स का यूज किया जाता है। तो ये कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, टू एडवाइज देम ऑन द मैटर दैट कम ऑफ वोटिंग, वोटिंग राइट्स के लिए करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस फर्म्स। ठीक है, अब काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस 2.5। अब काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस मींस कि शेयर मार्केट्स में, अब केवल शेयर मार्केट्स नहीं, ओवरऑल मार्केट्स में, ठीक है, उसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। We may undertake several kind of transaction in the security market ranging for immediate settlement to the distant settlement। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है? यस, हाँ, नोट चैप्टर वाइज मिलेगा, हाँ। ट्रांजेक्शन टाइप ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक मार्केट और आउटसाइड द स्टॉक मार्केट लाइक ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रेड। ठीक है, अब
किस टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है कैश ट्रेड, ठीक है, कैश, टर्म एंड स्पॉट ट्रेड या ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन करते हैं अपन। कैश ट्रेड आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑकर ऑन द सेम ट्रेडिंग डे T+0। अब जीरो क्या है, वेयर डिफाइन द टाइम गैप, यानी कि सेम डे होना है तो जीरो होगा। ठीक है, द टाइम गैप इन द डे बिटवीन ट्रेड डे एंड सेटलमेंट डे। जीरो यानी कि सेम डे ट्रेड किया, सेम डे दिन अपने को डिलीवरी मिल गई। जैसे अपन अमेजोन से सामान मंगाते हैं, तो आज अपन ने बाय किया तो वो 4 दिन बाद आ रहा है, तो क्या हुआ, ट्रेड से 4 दिन बाद, तो T+4 डेज के बाद वो आपको सामान डिलीवर करता है। लेकिन आप मेट्रो सिटी में हो तो सेम अमेजोन आपको आज सुबह ऑर्डर करो तो रात को डिलीवर कर देता है, तो उसको T+0 बोलेंगे, सेम डेज अगर डिलीवर कर रहा है। ये केवल मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। कैश ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट आर यूजुअली मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल बिटवीन 2 to 3 डेज। जो फाइनेंशियल मार्केट में कैश ट्रेड होते हैं उनको 2 से 3 दिन लगता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बाद 2 दिन, ट्रेड के बाद 2 दिन, ट्रेड आज हुआ उसके बाद 2 या 3 दिन। ठीक है, पेनी स्टॉक्स रहते हैं तो ज्यादा दिन लेते हैं, छोटे स्टॉक्स, और जो बड़े स्टॉक्स हैं जिसमें लिक्विडिटी है वो सेम डे हो जाते हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैव ग्रेजुअली स्टार्ट मूविंग टू ऑल स्टॉक इनटू T+1 day settlement cycle. However, we see cash transaction in our normal day-to-day life. All the time we buy grocery. अब ये वही बात कर रहे हैं, ग्रोसरी वेजिटेबल्स लेते हो तो सेम डे हो जाता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने अभी T+1 डेज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, T+1 डेज के लिए कैश ट्रेड, जैसे आज खरीदे तो कल आपके डीमैट अकाउंट में उतने शेयर आ जाने चाहिए एक दिन के अंदर। अब टॉम ट्रेड क्या होता है, टॉम ट्रेड आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑकर ऑन द डे नेक्स्ट टू द ट्रेडिंग डे। आज आपने ट्रेड किया, उसके अगले दिन पेमेंट एंड डिलीवरी हुई, उसको टॉम डे बोलते हैं या T+1 डे। ठीक है, वेयर वन डिफाइन द टाइम बिटवीन ट्रेड एंड सेटलमेंट। सम ऑफ द ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेटल ऑन T+1 डेज। ठीक है, टॉम डे यानी कि जो एक दिन बाद सेटल होता है। ठीक है, spot trades, spot trade are the trade where settlement occur on the spot date, which is normally 2 business day after the trade date। ठीक है, इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड, फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बाय डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, स्पॉट ट्रेड में क्या होता है, 2 दिन लगता है, वेयर सेटलमेंट ऑकर ऑन द स्पॉट डेट, यानी कि आपको डेट पहले से बताया जाएगा कि ये आपका डेट है 2 दिन में होगा, T+2 डेज। ठीक है, इसको स्पॉट डेट बोला जाता है। ओके, क्लियर, ये तीनों ट्रेड समझ में आए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कैश ट्रेड, टॉम ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। अब फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ये लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट एट सर्टेन फ्यूचर डेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइस दैट डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Both the contract party are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price the underlying asset at the time of settlement. Since forward are negotiated between the two parties, the term and condition of contract are customized. These are over the counter. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टी के बीच बाय और सेल करने का कोई भी असेट्स हो सकता है, और ये क्या है, इसका एक टाइम सेटलमेंट होता है, कि एक टाइम होता है कि आपसे मैंने वादा किया है तो आपको मैं 1 महीने बाद इसको डिलीवर करूंगा। और ये क्या होता है, ओवर द काउंटर होते हैं, और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है बायर और सेलर दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, ना कि कोई मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये क्या रहता है, दोनों के ट्रस्ट के ऊपर ये चीज चलती है। बोथ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी आर कमिटेड एंड ऑब्लिक
टू ऑनर द ट्रांजेक्शन। अब ट्रस्ट के ऊपर है, जरूरी नहीं है, कई बार ट्रस्ट तोड़ भी देते हैं, तो ये फॉरवर्ड में ही आते हैं। जैसे फार्मर एग्री टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ वेट टू अ मिलर। ठीक है, एक किसान एग्री हुआ अपना जो खेत से वो प्रोड्यूस कर रहे गेहूं, उसको मिलर्स को या राइस मिल वाले को, ठीक है, जो भी मिल्स वाले हैं उनको देने के लिए। लेकिन उसको क्या है, 6 महीने लगेंगे। ठीक है, खेती पूरी होने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन डिसाइड कब किए हैं, आज डिसाइड किए हैं, लेकिन 6 महीने बाद डिलीवरी होगी। तो ये जो जितने भी होते हैं द ओटीसी एग्जीक्यूटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सेटल होते हैं कैश में। ठीक है, और जब डिलीवरी हो जाए प्रोडक्ट की। और इसमें क्या टर्म होता है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, पेमेंट टर्म कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैरी काउंटर पार्टी रिस्क। वही मैंने बोला था ना, काउंटर पार्टी इफ आइदर ऑफ पार्टी ऑफ ट्रेड टू फेल टू ऑनर हिज साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या मैंने मिलर को बोला कि मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा, मैं नहीं दे पाया कोई भी कारण से, या मिलर आपसे गेहूं नहीं उठाया तो आपको लॉस होगा। तो ये क्या होते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क होता है। इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ठीक है, देयर फोर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली एंटर बिटवीन नोन पार्टीज एंड लीन ऑफ इनफॉर्मल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो ये सब टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन लेता है, मेरा आपसे परिचय है अच्छा, तब मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं। ठीक है, एक होता है ना कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो धोखा नहीं देगा, या वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, या उसके पास पैसे इतने हैं कि नहीं यार, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, फ्यूचर समझ में आ गया। सॉरी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर क्या है, स्टैंडर्ड है इसका, ये एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। दे आर स्टैंडर्ड एज टू द मार्केट लॉट्स। मार्केट के लॉट्स इनके डिसाइड होते हैं, या ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी। एज दिस कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड एंड सेटल इन ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड सेटलमेंट गारंटी। तो स्टॉक एक्सचेंज और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो डिसाइड करता है, सेटलमेंट गारंटी देता है कि भैया आपका पैसा सेफ है, आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हो, जो भी आपके ऑब्लिगेशन होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। दे आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन बाय द क्लियरिंग हाउस। तो इसके लिए क्या होता है, मार्जिन पैसे मांगे जाते हैं बायर एंड सेलर्स दोनों से। ठीक है, तो एक मार्जिन उनसे लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप भी कभी फ्यूचर में ट्रेड किए होंगे, तो मार्जिन मांगा ही जाता है, बिना मार्जिन के नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ऑन वेराइटी ऑफ असेट्स लाइक इक्विटी, इक्विटी इंडाइसेस, इक्विटी यानी शेयर्स, और इंडाइसेस यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज में, एंड इंटरेस्ट रेट, इसमें भी माफ होता है फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आगे अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे वेट का फ्यूचर है ना, गेहूं का जो फ्यूचर है एमसीएक्स में, उसका नियम दिया गया है। ट्रेडिंग यूनिट 10 मेट्रिक टन, मिनिमम ऑर्डर साइज 500 MT। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन पर इंडिविजुअल 5000 MT। क्वालिटी स्टैंडर्ड मिल क्वालिटी एस स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज। क्वालिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब होगा, 21st ऑफ द मंथ। और डिलीवरी क्या होगी, फिजिकल डिलीवरी। और डिलीवरी कहाँ पे होगी वो भी दिया है, डिलीवरी डेट 20 ऑफ द मंथ, यानी आने वाले 20। डिलीवरी सेंटर कहाँ होगा, जहां पे एक्सचेंज का अप्रूवल है वहां के वेयर हाउस में वो आपको डिलीवर होगा। तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, ना कि फॉरवर्ड में। ठीक है,
लेकिन याद दोनों को रखिएगा, दोनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है डिटेल में। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सर? ठीक है। अब होता है ऑप्शन। An option is a contract that give the right but not a obligation to buy or sell the underlying asset on or before a stated date at the stated price. The buyer or holder of the option pay the premium. तो ऑप्शन में क्या होता है कि बायर क्या करता है, पे करता है प्रीमियम, या प्रीमियम को बाय करता है। बाय द राइट यानी कि बाय का राइट खरीदता है वो, और जो राइटर या सेलर होता है, जो ऑप्शन सेलर, वो क्या करता है, वो प्रीमियम को रिसीव करता है विद द ऑब्लिगेशन टू सेल और बाय द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट, अगर बायर उसको खरीदना चाहता है या अपनी पोजीशन को लेना चाहता है, तो सेलर को वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, बायर्स के पास, लेकिन सेलर्स के पास ऐसा राइट नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑप्शन है, तो इसमें ज्यादा डिटेल अपन नहीं देखेंगे। ओके, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक कॉल होता है, कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स एट अ गिवन प्राइस और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। ठीक है, कॉल बायर्स के क्या पास होता है, राइट, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। उनके पास, बायर्स के पास क्या होता है, राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। या तो वो बाय कर सकते हैं, या तो उससे पहले वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट बायर को क्या होता है, राइट और ऑब्लिगेशन दोनों में, टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट अ गिवन प्राइस और ऑन और बिफोर अ गिवन डेट, यानी एक्सपायरी से पहले वो चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, और अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कैन बी ट्रांजेक्टेड बोथ इन ओटीसी मार्केट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, दोनों में ये ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अरविंद बाय अ कॉल ऑप्शन ऑन द निफ्टी 50 फ्रॉम सलीम। अरविंद ने निफ्टी 50 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया, किससे, सलीम से, टू बाय द निफ्टी एट द वैल्यू ऑफ 11,000। 11,000 का उसने कॉल बाय किया, 3 महीना फ्रॉम द डेट, 3 मंथ फ्रॉम द डेट, यानी 3 महीने बाद की उसने एक्सपायरी ली। तो अरविंद पे अ प्रीमियम ₹100 टू सलीम। अरविंद ने 100 रुपए प्रीमियम सलीम को दिया। तो अरविंद कौन हुआ, अरविंद इज द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन। सलीम कौन हुआ, सेलर और राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो द कॉन्ट्रैक्ट एंटर टुडे, यानी आज उसने लिया, तो 3 महीने बाद, 3 मंथ्स लेटर ऑन द सेटलमेंट डेट, तो कब कंप्लीट होगा, 3 महीने बाद एक्सपायरी होगी उसकी। 11,000 इज द अरविंद विलिंग टू पे फॉर निफ्टी 50 3 मंथ फ्रॉम डेट। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस, जहां पे अरविंद ने बाय किया है। अरविंद मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय निफ्टी 50 एट 11,000 ऑन सेटलमेंट। अरविंद चाहे या कर सकता है या नहीं कर सकता, वो बाय करेगा या नहीं करेगा निफ्टी 50 जब 11,000 में आएगा तो। बट इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तो सलीम इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू सेल द निफ्टी 50 एट 11,000 टू अरविंद, यानी कि 11,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सलीम को सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अरविंद पे सलीम ₹100 एज अपफ्रंट। ये इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। जो 100 रुपया अरविंद ने दिया सलीम को, वो ऑप्शन प्रीमियम हुआ।
ऑन सेटलमेंट डेट इफ निफ्टी इज 11,200, this means Arvind option is in the money. He can buy the Nifty at 11,000 at exercise his option. In this case, Salim earned 100 as a premium, but loss ultimately as Nifty 50 at 11,000 to meet his obligation when market is 11,200. अब देखो, इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि निफ्टी को अरविंद ने निफ्टी 50 का 11,000 का कॉल खरीदा और 11,000 के ऊपर जाके निफ्टी बंद हो गया 11,200 में। तो इससे क्या हुआ, अरविंद को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अरविंद का जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी चला गया। इन द मनी जाने से उसको प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज का। ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ होगा उसमें वो प्रॉफिट में रहा। लेकिन सेम अलग एक कंडीशन दी गई है, ऑन द अदर हैंड इफ ऑन द सेटलमेंट डेट निफ्टी 50 इज एट 10,800, तो अरविंद का ऑप्शन प्राइस क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी एंड एक्सपायर वर्थलेस, यानी कि आउट ऑफ द मनी हो गया सेटलमेंट के दिन में निफ्टी। तो देयर इज नो पॉइंट पेइंग 11,000 टू बाय द निफ्टी 50 व्हेन द मार्केट प्राइस इज एट 10,800। तो अरविंद ने उसको एक्सरसाइज नहीं किया और सलीम को प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, ही कलेक्टेड एज अ प्रीमियम। लेकिन जब इन द मनी चला गया तो सलीम को लॉस हुआ 100 रुपया का। इसके अलावा भी उसको लॉस हुआ, 100 तो ये गए ही गए, इसके अलावा इसके ऊपर जितना भी ऊपर गया, 100 की जगह मान लीजिए वो प्रीमियम 200 चला गया, तो टोटल उसका लॉस 100 रुपीज और हुआ। ठीक है, ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन को। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब स्वैप क्या होता है, स्वैप्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो इसको भी याद रखिएगा। अ स्वैप इन द फाइनेंशियल मार्केट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज, स्वैप क्या होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है मेड बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। ठीक है, प्री अरेंज फॉर्मूला में होता है कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेट टू मैनेज रिस्क एसोसिएट विथ वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट एंड कमोडिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, तो उसमें ऑलरेडी ये जैसे ट्रेजरी बिल है, तो किसी ने खरीदा, तो उसका जो रेट है ये फ्लोटिंग ना होके फिक्स्ड रहता है। ठीक है, कि इतना फिक्स है। तो इसको मैं पढ़ के एक बार बताता हूं। ऑन बोरोइंग बोरोवर हैज टू पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट विच इज डिफाइंड एज अ ट्रेजरी बिल रेट। ठीक है, द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट मीन दैट एक्चुअल ऑब्लिगेशन टू बारोवर, जो बारोवर है उसको एक्चुअल देना है किसको, जिससे उसका ऑब्लिगेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे स्वैप ऑप्शन अगर वो सेलेक्ट करता है तो उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्वैप में। ठीक है, तो ही कैन यूज द इंटरेस्ट रेट स्वैप टू गेट द फॉलोइंग स्वैप अरेंजमेंट, पे अ फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, यानी एक फिक्स रेट है, इतना ही देना है। रिसीव टी प्लस प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। ठीक है, जो भी चीज है एक फिक्स है। जैसे कि मैंने आपसे डील किया कि मुझे, आपसे मैंने कुछ लिया है उधार में, ठीक है, उधार में लिया है, लेकिन अब मेरे को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पटाना है। ठीक है, जैसे मैंने टी बिल ही लिया है आपसे, ठीक है, ट्रेजरी बिल, तो उसमें जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पटाना है उसका जो रेट है उसको मैं फिक्स करूंगा कि हाँ मेरे को हर क्वार्टर इतना ही देना है। अगर उसको मैं फ्लोटिंग में रखूंगा तो क्या होगा कि हर महीने अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो उससे क्या होगा, करेंसी का भी, मान लो करेंसी का भी रेट बढ़ रहा है या कमोडिटी का, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है।
तो मेरे को क्या है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्वैपिंग करता हूँ, स्वैप, ये वाले एग्रीमेंट में जाऊंगा, तो मुझे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है स्वैप्स का। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेज या प्लेजिंग ऑफ शेयर। तो पहला चीज होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन इज एन एक्ट ऑफ परचेस और सेल ऑफ असेट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट असेट ओवर अ शॉर्ट पीरियड टाइम। ठीक है, ट्रेडर और स्पेकुलेटर सीक टू बेनिफिट फ्रॉम एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन प्राइस। देयर एक्शन इंक्रीज लिक्विडिटी इन मार्केट। Trader or speculator typically leverage their trading activity with borrowed fund which magnify their gain as well as loss. Yes, स्वैप नहीं आया। ठीक है, स्वैप में क्या है, आपने किसी से बोरो किया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको कुछ ना कुछ पटाना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैं 1% फिक्स कर लिया कि मुझे हर क्वार्टर केवल 1% ही देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे मेरे को वोलेटाइल, जैसे अभी के मार्केट चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट मान लो हाई हो गया, तब भी मेरे को 1% ही देना है। करेंसी रेट से भी मान लो, इसमें अगर मैंने जो डेरिवेटिव लिया है ट्रेजरी बिल, उससे उसका अगर इम्पैक्ट इसमें भी पड़े तो भी वो बढ़ सकता है। कमोडिटी प्राइस से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर मैंने स्वैपिंग की है तो मुझे केवल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को ओवरऑल मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, तो वो क्या होगा, मेरा बेनिफिट है। ठीक है, वो मेरा बेनिफिट है कि मुझे केवल 1% ही देना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और बता रहा हूं कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, 1 से नीचे आ गया, तो वो थोड़ा बहुत मेरा लॉस भी होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके किया जाता है, जैसे आजकल की मार्केट कंडीशन में। तो इस टाइप के स्वैपिंग में ही मैक्सिमम लोग डील करते हैं या करना चाहते हैं कि भैया हमारा लॉस जो है, या जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिक्स कर दीजिए। जैसे हम लोन लेने भी जाते हैं बैंक्स में, तो अपन, जैसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो फ्लोटिंग रहता है। मान लीजिए बढ़ा, तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को ज्यादा देना पड़ता है। आरबीआई मान लीजिए रेट बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, होम लोन के रेट ब्याज दर बढ़ती है, कार लोन, ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी को पड़ता है। तो ऐसा इस स्वैपिंग में नहीं होता है। ठीक है, ऑन विच एक्सचेंज इज ट्रेडेड एंड हाउ, इसको तो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको मैं देख के आपको बता दूंगा कि कौन से एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये जनरली ये ट्रेजरी बिल टाइप का जैसे है ना, ट्रेजरी बिल्स है, और मेन टी बिल्स का ही जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के कुछ बिल्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं। ठीक है, अब इंडिया में ट्रेड होता है कि नहीं, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं देख के आपको बता दूंगा। तो ट्रेडिंग अपन जान गए, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अपन जान गए कि ट्रेडिंग क्या होता है, कि अपने को कोई इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, या अपन स्पेकुलेट करते हैं ऑफ परचेज और सेल, यानी कि बाय और सेल करने का। तो क्या होता है कि अपन किसी को सेल करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है, तो उससे अपने को प्रॉफिट होता है। बाय करते हैं और प्राइस ऊपर जाता है तो अपने को प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कैसे करते हैं, जब हमको कोई न्यूज इंफॉर्मेशन पती हो, ट्रेडर और
speculators seek to benefit from acting on informations which bring out change in price। यानी कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल एनालिसिस है, किसी का न्यूज आने वाला है या किसी का रिजल्ट आने वाला है, कोई खराब न्यूज आने वाली है, तो ये सब चीजें देखकर अपन ट्रेड करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी आती है मार्केट में। ट्रेडर्स क्या करते हैं, लिक्विडिटी लाते हैं मार्केट में। और इसके अलावा ट्रेडर्स को अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो उसको क्या करना पड़ता है, लिवरेज या मार्जिन लगती है, उतना मार्जिन करके ही वो ट्रेड करते हैं। या तो वो, ठीक है, या तो बोरोड फंड से होता है या खुद के कैपिटल से वो करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग होता है। अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज अ एक्ट ऑफ पोजीशन इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन to offset potential loss that may be incurred by another position. A hedge can construct for many type of financial instrument, including insurance, forward future contracts, swap options. A hedge position limit loss as well as gain, since appreciation in one position is square or by depreciation in other position or vice versa। तो अपन क्या करते हैं, हेजिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए अपन ने फ्यूचर बाय किया, ऊपर जाएगा मार्केट। अब मान लीजिए यहां से अपन ने बाय किया और यहां से मार्केट 20% नीचे चला गया, तो अपने को 20% का लॉस होगा, जो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, या तो फ्यूचर बाय कर लिए और इधर पुट को बाय कर लिए, आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर लिए। मान लीजिए 100-200 रुपया का फ्यूचर बाय किया कि हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 250 जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें रिस्क तो है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से 20%, ये शेयर जो है 20% नीचे गिर जाए, 160 तक आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो हमारा जो ये पुट बाय किए हैं या कॉल को सेल किए हैं, तो अपनी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। तो अपने को उतना लॉस नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो जो ये अपन ने पुट खरीदा है इसकी भी तो प्राइस कम होगी, तो वो एक एक तरीके से अपना लॉस होगा। तो यही यहाँ पे इसीलिए लिखा है लिमिटेड लॉस एज वेल एज गेन। तो लिमिटेड प्रॉफिट भी होगा, मान लो ऊपर जा रहा है लेकिन अपने को पुट के कारण क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पुट खरीदे हैं तो इधर लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल हेजिंग का मतलब यह है कि अपना प्रॉफिट और लॉस को लिमिट करके रखना, हेज करना, इसी को हेजिंग कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है, साइमल्टेनियसली परचेज और सेल ऑफ असेट इन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम discrepancy in their price in two different market, buying a stock in the spot market and simultaneously selling that in future market to benefit from price differential in example of arbitrage trade transaction। An important point to understand is that in a efficient market, arbitrage opportunity may exist only in short period or none at all। The existence of arbitrage opportunity will increase buying in the lower price market, leading to a rise in a price, increase selling in the higher price market। अब ये क्या होता है आर्बिट्राज, जैसे एनएससी में कोई स्टॉक चल रहा है 100 रुपया, बीएससी में वही स्टॉक चल रहा है 99 रुपया। ठीक है, तो कोई क्या करेगा, इंस्टेंटली 99 में इधर बाय किया बहुत सारी क्वांटिटी, और एनएससी में ले जाके उसको सेल कर दिया 100 में। तो 1 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, जो कि 1% होता है। और ये बहुत जल्दी किया जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है, ये एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि डेली आपको इस टाइप का मिलेगा कि प्राइस डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिक हो गया है मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इसका क्या, इससे क्या हुआ है कि जो प्राइस का जो डिफरेंस है दोनों मार्केट में उतने ज्यादा नहीं मिलते, और ये जो अपॉर्चुनिटी है अब उतनी नहीं मिलती, पहले मिला करती थी।
तो बड़े बड़े प्लेयर इसमें भी 1% 2% बना के निकल जाते हैं, है ना। हम लोग के लिए 1-2% कम होता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 100 करोड़ का 2% 1%, 1 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, तो इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं, एक मार्केट से खरीदना और दूसरे मार्केट में ले जाके बेच देना। जैसे कि अपन को लग रहा है, अपन को लग रहा है कि एक सब्जी का एग्जांपल बता रहा हूँ, कि जैसे हमको लग रहा है कि इस मार्केट में सब्जी ज्यादा महंगी है, उस मार्केट में रेट कम चल रहा है, तो उस मार्केट से दूसरे मार्केट से सब्जी वाली खरीद के इस मार्केट में बेच दिए, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। प्लेज इज अ एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर। प्लेज क्यों करते हैं? लोन लेना है शेयर्स के अगेंस्ट। द इन्वेस्टर इज कॉल्ड प्लेजर। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे? प्लेजर। द एंटाइटी हु गिव द लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी इज क्लास प्लेजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछी जाती है। सिक्योरिटी हेल्ड इन अ डिपॉजिटरी अकाउंट कैन बी प्लेस और हाइपोथिकेट टू अवेलेबल ऑफ लोन और क्रेडिट फैसिलिटी। व्हेन डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी आर प्लेड दे रिमेन टू द प्लेजर अकाउंट। ठीक है, वो आपके ही अकाउंट में रहेगा, लेकिन बट दे आर ब्लॉक सो दैट दे कॉन बी यूज फॉर एनी अदर ट्रांजेक्शन। यानी कि ये ब्लॉक हो जाते हैं, आप उसको अदर ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रहेगा आपके ही अकाउंट में, लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा या प्लेज हो जाएगा। प्लेज सिक्योरिटीज कैन बी अनप्लेज वंस द ऑब्लिगेशन अंडर प्लेज आर फुलफिल्ड। अगर आप वो लोन जो ले रहे हैं, पैसे या क्रेडिट फैसिलिटी आपने ली है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आप उसको अनप्लेज भी कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करोगे, तो जो प्लेजी है वो क्या करेगा? आपके शेयर्स उठा के मार्केट में बेच देगा। ये समझ में आया? ये दो टर्म्स, हेजिंग, आर्बिट्राज और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अभी तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा कि ये बहुत इजी ये लग रहा है या क्या पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन जब जब चैप्टर 5 शुरू होगा ना, तब आपको मजा आएगा। ये बेसिक आपको वहीं पे काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये सब चीज को हल्के में मत लेना, अच्छे से डीप स्टडी करना दोस्त। डीमटेरियलाइज और रीमटेरियलाइज ऑफ सिक्योरिटी। डीमटेरियलाइजेशन मीन्स होता है डीमेट फॉर्म, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू होल्डिंग इन बुक एंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डीमेट में क्या होता है? मान लीजिए पुराने, अब तो पुराना हो गया ये सब चीजें, अब तो ई ई फॉर्म में ही मिल रहे हैं। पहले क्या होता है कि फिजिकल फॉर्म जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, आज भी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल होगी, उसको क्या करना, इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज करना, उसको डीमटेरियलाइज बोलते हैं। इन डीमेट फॉर्म वन इन्वेस्टर आर not distinguished from another investor share and they share do not have distinctive number, folio number और सर्टिफिकेट नंबर। इसमें क्या होते हैं कि नंबर्स नहीं होते, फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो उनके पास है। सेबी रेगुलेशन रिक्वायर a company making a public issue of share to enter into an agreement with all depository to dematerialize its shares so that investor can be given the option to holding the share in demat form। सेबी के अनुसार सभी कंपनियों को यह बोला गया कि आप पब्लिक इशू करते हैं, तो ऑल जो आपकी डिपॉजिटरीज है उनको ये बोलिए कि जितने भी शेयर्स हैं उनको डीमैट फॉर्म में ही होल्ड किया जाए, ना कि फिजिकल फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, rematerialization is reverse of dematerialization, is the process of converting security held in electronic form into physical form. On request of investors, securities on rematerialized or allocated in physical form with distinctive number in place of security held इलेक्ट्रॉनिकली इन बुक एंट्री फ्रॉम डिपॉजिटरीज। ये क्या होता है कि इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्ट से जो डीमेट फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो आपके शेयर्स पड़े हैं,
वो उन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर्स नंबर दिए कि आप उतने ही शेयर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सभी शेयर्स को आप फिजिकल फॉर्म में ले गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीमटेरियलाइज। डीमेट यानी फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, और रीमटेरियलाइजेशन माने रीमेट यानी इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। ओके, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप के यही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। एज पर SCRA द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अनुसार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सिक्योरिटीज है, डेरिवेटिव्स भी हैं, शेयर स्क्रिप्ट एंड बॉन्ड्स ऑल क्या होते हैं, सिक्योरिटीज फॉर्म में आते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसके कुछ आंसर भी दिए गए हैं, इसके आंसर भी राइट टिक किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चंस है। तो आज यहाँ पे चैप्टर 2 ना जो है वो कंप्लीट हो गया अपना पूरा। अब 3 और 4 जो है वो ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास, कल जो क्लास होगी उसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतने को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, चैप्टर 1 और 2 को रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं मुझसे, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो। ठीक है।